गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है मैं पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में पर्यटन और कल हमने ऐतिहासिक पर्यटन पढ़ा था। आज हमें प्राकृतिक पर्यटन पढ़ना है और देखो प्रकृति भी आज हमारे साथ में है। कितना मनोरम दृश्य है, खिड़की से बाहर झांक के देखो। प्राकृतिक पर्यटन के लिए कितना अच्छा समय होता है। यदि हम बैतूल जिले में स्थित मुक्तागिरी मंदिर देखना चाहें या कुकरू खामला जाना चाहें और यदि हम गर्मी के दिनों में चल जाते हैं ना एकदम मई में, तो फिर वहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि हम क्यों आ गए यहाँ के, पत्थर देखने के लिए आ गए। और लेकिन ऐसे समय में चाहे बारिश हो, थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही है तो फिर उसका आनंद कुछ अलग ही होता है। तो प्राकृतिक पर्यटन हम पढ़ेंगे और धार्मिक पर्यटन हम आज पढ़ने वाले हैं। हमने पढ़ लिया पर्यटन क्या है, सीधा सा है पर्यटन। किसी व्यवसायिक उद्देश्य से, स्वास्थ्य लाभ के उद्देश्य से, व्यापार के उद्देश्य से, शिक्षा के उद्देश्य से, धार्मिक उद्देश्य से जो हम यात्राएं करते हैं वही पर्यटन। और आदिकाल से चला आ रहा है। आदिकाल से, जैसे भारत में आने वाला ज्ञात पहला विदेशी पर्यटक कौन था? पहला ज्ञात विदेशी पर्यटक कौन था? मेगास्थनीज का नाम आता है। किसका नाम आता है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज, ये जितने भी नाम आते हैं उसमें सबसे पहले किसका नाम आता है? मेगास्थनीज। साथ में सिकंदर, ये वो सब कुछ उसमें पढ़ेंगे। फिर फायांग चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, फिर वैनसोंग हर्षवर्धन के समय में। ऐसे विदेशी पर्यटक हमारे यहाँ आते रहे। क्या भारतीय लोग नहीं गए होंगे? भारतीय लोग भी गए होंगे। मध्य एशिया से हमारा प्राचीन समय से व्यापार होता था तो वहां गए होंगे। तो पर्यटन तो प्राचीन काल से चला आ रहा है, आदिकाल से चला आ रहा है। लेकिन पहले क्या, हमारे यहाँ पर्यटन का जो उद्देश्य होता है अधिकतर धार्मिक होता है। क्या होता है? धार्मिक पर्यटन ज्यादा होता है। लेकिन अब क्या हुआ, मध्य प्रदेश सरकार ने इसे उद्योग का दर्जा दिया। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया। कब दिया अर्जुन? 2012 को तो नहीं दिया होगा। हाँ, 2014। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश पर्यटन विकास के लिए। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम कब स्थापना की गई? 1978 में। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड 12 फरवरी 2017। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड 12 फरवरी 2017। इको पर्यटन बोर्ड 12 जुलाई 2005। इको पर्यटन विकास बोर्ड 12 जुलाई 2005। फिर पहली जो नीति है वो है 5 सितंबर 2012। आप सही थे, 5 सितंबर 2012। और इसमें क्या किया? पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया। 5 सितंबर 2012 पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। फिर इसी नीति को 2014 में संशोधित किया गया। नवीन नीति कब आई? 16 सितंबर 2016। नवीन पर्यटन नीति 16 सितंबर 2016। और जल पर्यटन नीति 28 फरवरी 2017। जल पर्यटन नीति 28 फरवरी 2017। हेमलता बताएं जरा, 3 जो है वो राष्ट्रीय धरोहर स्थल कौन कौन से हैं? विश्व धरोहर स्थल जो मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो 1983 और सांची 1989, भीमबेटका 2003। देखो कितना कंठस्थ याद है। यदि मेंस में क्वेश्चन बन जाए तो कैसे लिखेंगे आप? ऐसे लिखेंगे, है ना? लेकिन उसके बाद कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है हमारे लिए कंफ्यूज हो जाता है। सांची पहले या खजुराहो पहले, और इतना रटने के बाद में भी एग्जाम में हम गलत कर जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन तो हमारे गलत हो रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन हमारे गलत हो रहे हैं।
तो बिल्कुल थोड़ा सा भी हिचकिचाए नहीं उसमें। और चौथा जो है ऊर्जा है, जिसे 2019 में अस्थायी रूप से मान्यता दी गई। ऊर्जा ये चौथा स्थान हो जाएगा जो विश्व धरोहर सूची में शामिल होगा, ऊर्जा। इसके बाद हमने ऐतिहासिक पर्यटन पढ़ा था। इसमें क्या क्या आता है? इमारतें, स्तूप, किले आदि आते हैं ऐतिहासिक पर्यटन में। खजुराहो पढ़ा अपन ने। चंदेल शासकों ने कौन सी शताब्दी में बनाए थे? 10वीं 11वीं शताब्दी में ये बनाए थे। बहुत बढ़िया। मुझे लगा 950 से 1050 के बीच बनाए थे। हाँ, सही है। क्या सही है? मैं सही हूँ या आप सही? मैं भी सही, आप भी सही। सही है। चलो ठीक है। तो 10वीं 11वीं शताब्दी में चंदेल शासकों द्वारा बनाए गए थे। किस शैली में निर्माण हुआ है इसका? नागर शैली, क्योंकि उत्तर भारत की बात कर रहे हैं। नागर शैली में, दक्षिण में द्रविड़ शैली और दक्षिणापथ में बेसर शैली। बेसर शैली चौकोर या आयताकार हो सकते हैं, वर्गाकार या आयताकार, या फिर पंचायन शैली। पंचायन शैली में भी ये हो सकते हैं। कितने 85 मंदिर बने थे लेकिन ध्वस्त हो गए। 22 मंदिर अभी शेष बचे हुए हैं। और 2009 में इन मंदिरों को भारत के 7 आश्चर्यों में शामिल किया गया। कब? 2009 में भारत के 7 आश्चर्यों में इसे शामिल किया गया है। इसे पत्थर पर तराशी गई नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पत्थर पर तराशी गई नगरी भी इसे कहते हैं। मंदिरों को 3 भागों में बांटा गया है, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी। पश्चिमी समूह में हिंदू मंदिर, पूर्वी समूह में जैन मंदिर और दक्षिणी समूह में दुल्हादेव मंदिर वगैरह है। या जो जनजातीय समुदाय वाले जो मंदिर हैं वो इसके अंतर्गत दक्षिणी समूह में। मांडू को पढ़ा हमने। मांडू, मांडवगढ़ कौन कौन सी इमारत है? बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस में। मांडवगढ़ की प्रमुख इमारतें लिखी। अब ऐसा लगता है कितना सरल क्वेश्चन लिख दिया उन्होंने। अशरफी महल, नीलकंठ महल, दाई का महल, जामनिया महल, दरिया खान के मजार, मलिक मगध की मस्जिद, दिल्ली दरवाजा, जहांगीर दरवाजा, रानी रूपमती का महल, हिंडोला महल, जहाज महल, ये सब लिख लिया। 5 में से आपको पूरे 2 से 2.5 नंबर मिल जाएंगे। आपको कितने नंबर चाहिए? कम से कम 5 में से 4 या 3 नहीं, इसके बीच में भी होता है। 3.5 से 4 नंबर चाहिए। 3.5 से 4 नंबर चाहिए। तो फिर आप मेंस की अपनी कॉपी उठा के देखेंगे। इससे पहले जो मैंने हिस्ट्री में पढ़ाया है उसमें लिखा है ना, दिलावर खान गोरी और ये सब कुछ लिखा है ना। वो सारा डाटा के साथ में हम लिखेंगे तो हमारा उत्तर सही। यहाँ पढ़ने से यही तो बेनिफिट मिलता है। किताबें तो सबके पास होती हैं, हमारा काम सिर्फ इतना ही बताने का होता है किस क्वेश्चन को हमें कैसे लिखना है, किस क्वेश्चन का उत्तर हमें कैसे लिखना है। तो उसके बाद हमने सांची पढ़ा होगा। रायसेन जिले में बेतवा नदी के किनारे पे वेदिसगिरी बोलते हैं, काकनाथ बोलते हैं, काकनाथ बुड बोलते हैं, काकनाथ बाग बोलते हैं, इसे श्री पर्वत कहते हैं। ये अलग अलग नामों से इसे जाने लगा। कब बनाया गया था योगेश इसे? यही तो गलती हुई। ईसा पूर्व 3री शताब्दी। देखो ऑप्शन में वो भी दिया रहेगा 3री शताब्दी, और छुपा के दिया रहेगा ईसा पूर्व, और फिर छोटे से इसमें क्या 3री शताब्दी। हम वहां तक पहुंचेंगे ही नहीं। हम इधर देखेंगे बड़े अक्षर वाला 3री शताब्दी और जय श्री, गलत है ना, वही 3री कर देंगे, गलत हो जाएगा। तो ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने क्या क्या है वहां पर? सांची में क्या क्या है? हेमलता सर स्तूप, सारीपुत्र और बोधगया की अस्थियां हैं। हाँ, और मंदिर है, गुप्तकालीन मंदिर। गुप्तकालीन मंदिर, ये याद रखना है। और बौद्ध गुफाएं, बौद्ध गुफाएं, गुप्तकालीन मंदिर जरूर लिखना है हमें उसमें। नहीं तो मंदिर भी लिखेंगे मौर्यकालीन तो गलत हो जाएगा। वो जो मंदिर है वो गुप्त काल के मंदिर है। ठीक? किसने खोज की थी? सर जॉन, नहीं, जनरल टेलर।
1818 में जनरल टेलर के द्वारा। और यहाँ पर सर जॉन मार्शल, कनिंगम, मैसी, कोल, इन सभी के द्वारा यहाँ पर 1822 से बाद तक यहाँ पर खुदाई करते रहे। बौद्ध स्मारकों का संरक्षण, ठीक है। भरूद स्तूप पढ़ा अपन ने। भरूद स्तूप किसने खोज की थी इसकी? अलेक्जेंडर कनिंगम 1873 में। किसने, कौन से काल का है ये? शुंग काल का, शुंगकालीन है भरूद स्तूप। उन्होंने क्या इतने सारे स्तूप तोड़े थे ना, सम्राट अशोक जी द्वारा बनाए गए 3000 स्तूप तोड़े गए थे। तो फिर उसका प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने वहां पर इस स्तूप का पुनर्निर्माण करवाया था। ये बोला था। कल किसी ने क्वेश्चन उठाया था, आपने उठाया था, क्लियर हो गया एकदम। पुनर्निर्माण उसके द्वारा करवाया गया था। कहाँ है इसके अवशेष अभी? कोलकाता संग्रहालय में। कोलकाता संग्रहालय में स्थित है। मंदसौर, मंदसौर नहीं पढ़ा होगा हमने, मंदसौर में भी है, मंदसौर में भी है, पढ़ा था मंदसौर। मंदसौर का प्राचीन नाम क्या है? दशपुर। दशार्ण का क्या नाम है? दशार्ण विदिशा का नाम। बहुत बढ़िया। परसों के दिन ये क्वेश्चन आया था शायद, तो उसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो गए थे। दशपुर, उसमें दशार्ण दिया हुआ था, दशार्ण को भी क्या समझे वो? मंदसौर समझ गए थे। तो वो एक ऑप्शन था ना, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, तो उसमें वो दशार्ण मंदसौर दिया हुआ था। और एक ऑप्शन था नीचे, इनमें से कोई नहीं, तो कई लोगों ने इनमें से कोई लगा दिया। तो दशपुर की बात कर रहे हैं हम, मंदसौर की बात कर रहे हैं। तो इसका प्राचीन नाम दशपुर भी मिलता है, इंद्रगढ़ भी मिलता था, ग्यारसपुर भी मिलता था। किस नदी के तट पर है ये दशपुर? शिवना नदी की, शिवना नदी के तट पर है। किसकी प्रतिमा है यहाँ पर? बड़ा मंदिर है ना यहाँ पे दशपुर में, पशुपति नाथ। पशुपतिनाथ की अष्टमुखी प्रतिमा, पशुपतिनाथ की अष्टमुखी प्रतिमा यहाँ पर स्थित है। अष्टमुखी प्रतिमा। बुरहानपुर पढ़ लिया अपन ने। बुरहानपुर किस नदी के तट पर? ताप्ती नदी के तट पर। क्या है यहाँ पर? असीरगढ़ का किला। क्या बोलते हैं इसे? दक्षिण का प्रवेश द्वार या दक्षिण की कुंजी। दक्षिण का प्रवेश द्वार, दक्षिण की चाबी, दक्षिण की कुंजी भी इसे बोला जाता है। क्या है यहाँ पर? खूनी भंडारा, खूनी दरवाजा। कहाँ पर है ये? बुरहानपुर, याद रखना बराबर। फिर ग्वालियर पढ़ा अपन ने, गालव ऋषि की तपोभूमि। गोपांचल भी बोला जाता है इसे, गोपाया भी बोला जाता है। जैन प्रशस्तियों में क्या नाम मिलता है इसका? गोपाद्री और गोयलगढ़। गोपाद्री और गोयलगढ़, ये जैन ग्रंथों में ग्वालियर का नाम मिलता है। यहाँ पर जो किला है किसने बनाया? अमरजीत? आशा नामक है इलाके। आशा नामक वजीर में बुरहानपुर का होता है। वो क्या है, बीच में उनका टाइम खत्म हो गया ना, वो कहीं और थे। इनके साथ में अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि ये महीना महीना भर के लिए भी बीच में गायब हो जाते हैं, फिर वो कभी पूरा नहीं कर पाते। तो ऐसी गलतियां तो होती रहेगी, स्वाभाविक सी बात है, आम गलती है। हर कोई इंसान ही है, भगवान तो है नहीं कि हम 15 दिन बाहर रहे और फिर भी सोचे कि नहीं हम लोग बराबर रेस में। ऐसा हो सकता है क्या इंसानों से? नहीं हो सकता। वो तो रेस से बाहर, सबसे बाद में जो आया उसके पीछे खड़ा होना पड़ेगा, चाहे उसने सालों तक कितनी भी मेहनत क्यों न की हो। बड़ा अच्छा नियम है ये। तो राजा सूरज सेन ने, ग्वालियर का किला किसने बनाया था? राजा सूरज सेन ने बनाया था। मान मंदिर किसने बनाया? राजा मानसिंह, राजा मानसिंह ने। और यहाँ पर सास बहु मंदिर है, चतुर्भुज मंदिर है, तेली का मंदिर है। तेली का मंदिर एकमात्र द्रविड़ शैली का मंदिर है। इस किले में बना हुआ द्रविड़ शैली का मंदिर है, तेली का मंदिर। तेली का ये क्वेश्चन पूछा गया पीएससी में। ग्वालियर के किले में स्थित एक मंदिर जो द्रविड़ शैली में बना हुआ है, उसमें दिया रहेगा सास बहु मंदिर, माल महल, चतुर्भुज मंदिर, तेली का मंदिर। ऐसा कोई भी दे सकता है। शिवपुरी क्या है? भारत की प्रथम पर्यटन नगरी। पर्यटन पढ़ रहे ना,
पर्यटन पढ़ रहे हैं, तो ये भारत की है ना कि मध्य प्रदेश की। सॉरी, मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी, मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी। ये किसकी राजधानी थी? जैसे ग्वालियर सिंधियाओं की राजधानी थी, तो शिवपुरी किसकी राजधानी थी? आप बताओ, शिवपुरी किसकी राजधानी थी? कोई बात नहीं, सिंधियाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, इन्होंने ही राजधानी बनाई थी ना, ग्रीष्मकालीन राजधानी। सिंधियाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। किस नदी के तट पर है ये शिवपुरी? किस नदी के तट पर है? काली सिंध। शिवपुरी जो है काली सिंध नदी के तट पर है। क्या क्या है यहाँ पर? नरवर का किला, नरवर का किला पढ़ा ना अपन ने, नरवर का किला 1857 की क्रांति के समय भी पढ़ा था कि जो सिंधिया महाराज थे उन्होंने अपने परिवार को और कुछ सेना के सदस्यों को वहां भिजवा दिया और खुद ग्वालियर के आगरे के किले में चले गए। पढ़ा ना अपन ने। फिर तात्या टोपे के बारे में पढ़ा था अपन ने, इनको कहाँ पकड़ा था? शिवपुरी में, नरवर के किले के पास में, जंगल में पकड़ा, नरवर के जंगलों में से पकड़ा था। किसने? मंगल सिंह, मान सिंह, मंगल सिंह ऑब्लिक मान सिंह ने मुखबरी की थी और इसे पकड़वा दिया था और फिर इन्हें शिवपुरी के किले में फांसी दी गई थी। तो ये शिवपुरी में क्या क्या है? नरवर का किला, नल दमयंती का किला, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, नल दमयंती का किला। जॉर्ज कैसल भवन पढ़ाना होता है, जॉर्ज कैसल भवन। यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान है, माधव राष्ट्रीय उद्यान। अब देखो, माधवराव सिंधिया माधव राष्ट्रीय उद्यान, जॉर्ज कैसल भवन। ऐसा तर्कपूर्ण तरीके से हमें याद करना होता है, हमें कुछ ट्रिक भी बनाना पड़ता है याद करने के लिए। तो माधवराव सिंधिया की समाधि है यहाँ पर। सिंधिया वंश के क्षत्रिय है। सांख्य सागर झील, सांख्य सागर झील, करेरा अभ्यारण्य, करेरा अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित है। काय के लिए करेरा अभ्यारण्य? कोई विशेष पक्षी के लिए है करेरा? हाँ, सोन चिड़िया। काय के लिए? सोन चिड़िया के लिए प्रसिद्ध है करेरा अभ्यारण्य। हमने चंदेरी पढ़ लिया। चंदेरी बेतवा नदी के किनारे, क्या बोलते हैं इसे? बावड़ियों का शहर। क्या बोलते हैं इसे? बावड़ियों का शहर। यहाँ पे कौन कौन से महल है? हवा महल है, बादल महल है, कोशक महल है, देवगढ़ का किला, ये सब यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओरछा पढ़ा आपने? ओरछा किस नदी के तट पर है? बेतवा नदी के तट पर। किसने बनाया ये किला? आप बताओ। नहीं बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। वो तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप नहीं बता सकते करके, मुझे पता है कि आप नहीं बता पाओगे। तो ओरछा का किला राजा रुद्र प्रताप बुंदेला, रुद्र प्रताप बुंदेला के द्वारा बनाया गया है। आज हमें पढ़ना है धार्मिक पर्यटन। धार्मिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन। तो धार्मिक यात्राओं के बाद, धार्मिक यात्राओं के रूप में धार्मिक पर्यटन हम पढ़ने वाले हैं। कोई बताए जरा क्या किया है इसमें धार्मिक पर्यटन के लिए? एक तो स्थानों के नाम बताओ धार्मिक पर्यटन में। उज्जैन और महाकालेश्वर। उज्जैन में तो है महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर और जबलपुर। ठीक है, तो हम धार्मिक पर्यटन की बात कर रहे हैं। एक 2013 के पीएससी में क्वेश्चन बनाया था कि मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग? 2। किसने बोला? आपने बोला। कौन कौन से? महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर। महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर, 2 ज्योतिर्लिंग।
महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर लिखेंगे इसे धार्मिक पर्यटन शुरू करने से पहले। 2 ज्योतिर्लिंग है, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर। ठीक है। मध्य प्रदेश के 12 शहरों को पवित्र हाँ बोलो। हाँ अभी अपन पढ़ेंगे ना उनको अलग से पढ़ेंगे अपन, है ना। वहां 2 है, वहां तो 2 है, फिर ओमकारेश्वर में अपन उसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो हम एक भूमिका बना रहे हैं इसकी। मध्य प्रदेश के 12 शहरों को पवित्र शहर घोषित किया गया है। 12 शहरों, उसमें बैतूल जिले का भी एक शहर है। कौन सा होगा? मुल्ताई, मुल्ताई। तो अमरकंटक, मैहर, चित्रकूट, अमरकंटक, मैहर, चित्रकूट, उज्जैन, पन्ना, ओमकारेश्वर, महेश्वर, ओरछा, दतिया, मुल्ताई, सलकनपुर और मंडला तो पर्यटन, धार्मिक पर्यटन में सबसे पहले हम देखते हैं अमरकंटक। एक एक को लेंगे हम। अमरकंटक 2006 में मैं इंदौर गया हुआ था नोट्स लेने के लिए। उस समय क्या होता था, प्री में भी हमें सब्जेक्ट लेना होता था, मेंस में 2 सब्जेक्ट लेना होता था। तो वहाँ नोट्स लेने के लिए गया, तो बोलते हैं कि सब्जेक्ट कौन से हैं? मैंने बोला इकोनॉमिक्स। बोले इकोनॉमिक्स से आज तक कोई प्री क्वालिफाई नहीं कर पाया, होता ही नहीं। बोले, मैंने बोला सही में आज तक किसी ने नहीं किया? बोले नहीं। मैंने बोला मैं क्वालिफाई करके आया हूँ, अब कोई आए तो बता देना कि मैं क्वालिफाई करके आया हूँ, इकोनॉमिक्स से प्री क्वालिफाई करके आया हूँ, आप बता देना। सही में नहीं किया तो मेरा नाम जरूर बताना कि मैं बैतूल से कोई आया था तो उसने इकोनॉमिक्स से एमपीपीएससी का प्री क्वालिफाई किया है करके। मैंने बोला नोट्स कुछ चाहिए मुझे। तो अभी तक क्या क्या पढ़ रहे हो? मैंने बताया ये किताबें ये पढ़ रहा हूँ। ये सब क्यों पढ़ रहे हो? बोले हमारा ही पढ़ लेते हैं, आप बताओ। बोले अमरकंटक किस जिले में? किसी नोट्स में पढ़ा? बोले आपने? मैंने बोला पढ़ा तो नहीं, लेकिन मुझे पता है किस जिले में है। तो किस जिले में? आप बताओ किस जिले में? अनूपपुर जिले में है। तो ऐसे हाथ से हो जाते हैं हमारे पास में कि कितना कमजोर समझ लेते हैं ना कभी कभी। तो अनूपपुर जिले में अमरकंटक जो है, अनूपपुर जिले में किस पर्वत श्रेणी पे? अनूपपुर जिले में सूत यानी क्या होता है? सूत, हाँ, सूत यानी पुत्र और सूता यानी पुत्री है। जैसे मैकल सूता बोलते हैं किसको? नर्मदा जी को मैकल सूता, मैकल पुत्री। तो ये कहां से, किस पर्वत श्रेणी पे है? मैकल। तो लिखेंगे तो अमरकंटक अनूपपुर में मैकल श्रेणी के अंतर्गत अवस्थित है। क्या बोलते हैं इसे? मैकल
श्रेणी। ठीक, क्या बोलते हैं इसे? अमरकंटक को एक विशेष नाम दिया गया है, पर्यटकों का तीर्थराज। पर्यटकों का तीर्थराज कहा जाता है। पर्यटकों का तीर्थराज कहा जाता है। 3 नदियों का उद्गम होता है यहां से। अब बताएं अर्जुन जी, 3 नदियों का उद्गम होता है अमरकंटक से। हाँ, 2-3 ही मालूम, नर्मदा नदी, सोन नदी और एक जोहिला। जोहिला। नर्मदा, सोन और जोहिला, 3 नदियों का उद्गम यहाँ पर होता है। नर्मदा, सोन और जोहिला। नर्मदा, सोन और जोहिला। यहां पर कबीर चबूतरा, नर्मदा कुंड, सोन कुंड, कर्ण मंदिर, कर्ण मंदिर, माई की बगिया, माई की बगिया, वह श्री यंत्र मंदिर स्थित है। श्री यंत्र मंदिर स्थित है। क्लियर हो गया एकदम? अमरकंटक अनूपपुर जिले में मैकाल श्रेणी के अंतर्गत पर्यटकों का तीर्थराज जिसे कहा जाता है। 3 नदियों का उद्गम होता है, नर्मदा, सोन और जोहिला। क्या क्या है यहाँ पर? कबीर चबूतरा, नर्मदा कुंड, सोन कुंड, कर्ण मंदिर, माई की बगिया, श्री यंत्र मंदिर। जलप्रपात भी है यहाँ पर, कंटिन्यू क्रम से जलप्रपात है, और ये अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं। पूछ लेते हैं दुग्धधारा, कपिल धारा जलप्रपात, और हम खंडवा के पास का लिख देते, इधर उधर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तो अमरकंटक में कपिल धारा, दुग्ध धारा, लक्ष्मण धारा, कपिल धारा, दुग्ध धारा, लक्ष्मण धारा, वो पंचधारा जलप्रपात स्थित है। पंचधारा जलप्रपात स्थित है। क्या क्या बताया मैंने? कौन कौन से जलप्रपात? कपिल धारा, दूसरे नंबर पे क्या? दुग्ध धारा, तीसरे नंबर पे लक्ष्मण धारा, और चौथे नंबर पे पंचधारा जलप्रपात स्थित है। लक्ष्मण धारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? और उसमें नाम दे दिया जाता है चित्रकूट, और वहीं से हम कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि रामायण से जुड़ा हुआ स्थल कौन सा है? चित्रकूट। और रामायण का एक महत्वपूर्ण पात्र है लक्ष्मण जी। तो सीता कुंड जब चित्रकूट में है, तो फिर लक्ष्मण धारा कहाँ होगी? वही होगी, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखेंगे बराबर इसमें। अब हम पढ़ेंगे भेड़ाघाट, या जबलपुर जिसे कहते हैं, है ना? भेड़ाघाट, भेड़ाघाट। अमरकंटक में हमें 1-2 बात और लिखना था, लिखेंगे इसे। 2005 में इसे पवित्र नगर घोषित किया था। मध्य प्रदेश का दूसरा हिल स्टेशन है। पहला पचमढ़ी, ये सबको पता है। पहला हिल स्टेशन पचमढ़ी, और दूसरा हिल स्टेशन कौन सा? अमरकंटक। अमरकंटक एक जैव आरक्षित क्षेत्र भी है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जैव आरक्षित क्षेत्र, जैव आरक्षित क्षेत्र, अचानक मार्ग कौन सा? मध्य प्रदेश का पहला है ये, अचानक मार्ग। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बाउंड्री पे है, दोनों राज्यों में ये आता है, अचानक मार्ग।
जैव आरक्षित क्षेत्र यहाँ पर है, जैव आरक्षित क्षेत्र। अब हम पढ़ेंगे भेड़ा घाट किस नदी के तट पर है? नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। कौन से ऋषि की तपोभूमि थी ये? हाँ, अमरदीप। नर्मदा नदी के तट पर भृगु, कौन सी? भृगु ऋषि की कर्म स्थली होने के कारण, कर्म स्थली होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा है? भेड़ाघाट। जैसे गालव ऋषि का हमने ग्वालियर पढ़ा, और भृगु ऋषि के कारण भेड़ाघाट, भृगु ऋषि के कारण भेड़ाघाट। क्या क्या है यहाँ पर? 64 योगिनी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर। अब एक बार मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया था भेड़ाघाट, मैंने दिया था मेंस उस समय, और पूछ लिया भेड़ाघाट, और हमने लिख दिया सीधा जलप्रपात। जलप्रपात क्या? ये जलप्रपात है जो नर्मदा नदी पर है, जबलपुर में स्थित है तो सही, लेकिन पूरा क्लियर हुआ क्या उससे? नहीं, एक उसकी एक लाइन भर बता दी हमने, 3 में से 1 नंबर का हमने उत्तर लिखा है। जबकि भेड़ाघाट स्थान का नाम है और जलप्रपात का नाम क्या है? धुआंधार। हमें ये लिखना था। ये जबलपुर में स्थित है और नर्मदा नदी के तट पर है, और यहाँ पर नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है, ऐसा उत्तर होना था हमारा, लेकिन हमने भेड़ाघाट को जलप्रपात। तो ऐसी गलती हमें नहीं करना है। क्लियर एकदम? तो क्या है यहाँ पर? यहाँ पर 64 योगिनी मंदिर है, संगमरमर चट्टानों पर नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात यहाँ पर स्थित है। बंदर कूदनी दर्शनीय स्थल है। बंदर कूदनी, बंदर कूदनी क्या होता है योगेश जी? यहाँ पर नर्मदा नदी ये ऐसे चौड़े पार्ट से आए हैं, चौड़े पार्ट से, और यहाँ पर क्या हो गई? एकदम सपरी हो गई है, और फिर ऐसा ये चौड़ी हो गई है। तो यहाँ पर गहराई हो, अपर्दन जो है इसमें नीचे अपर्दन हुआ है, बहुत अधिक गहराई है। मजबूत चट्टान है, कठोर चट्टान है, तो ऊपर से उसका अपर्दन नहीं हुआ, तो नीचे से बह गई। बंदर यहाँ से यहाँ कूद जाते हैं, इस साइड से उस साइड पे, जिसे बंदर कूदनी कहते हैं। और कुछ अर्जुन जैसे, योगेश जैसे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि हम भी तो बंदरों के पूर्वज है। नहीं, बंदर हमारी तो पूर्वज है। बोलते जब वो कूद सकते हैं तो हम क्यों? तो इसलिए सुसाइड पॉइंट भी हो जाता है ये, है? तो बड़ी खतरनाक स्थिति बन जाती है यहाँ पर, तो सोचना मत ऐसा कभी। तो बंदर कूदनी यहाँ पर स्थित है। और देखिए यहाँ पे तो लमेटा घाट, लमेटा घाट, तलवारा घाट बड़ा फेमस नाम है। तलवारा घाट बताएं क्यों फेमस है? जयंत कुमार जी बताएंगे तलवारा घाट क्यों फेमस है? गुड, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। हाँ, किसकी आवाज थी ये? ऑनलाइन में से किसने? अच्छा, भावना मैडम ने बोला क्या? बहुत ही सही जवाब दिया, बहुत ही बढ़िया, ताली बजना चाहिए मैडम के लिए। सामने योगेश जी ने भी सही जवाब दिया था। गांधी जी की अस्थियां वहां विसर्जित की गई है तलवारा घाट में। क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है।
तो तिलवारा घाट, लमेटा घाट, पंचवटी घाट, पंचवटी घाट, गांधी स्मारक, मदन महल, मदन महल स्थित है, स्थित है। क्लियर एकदम। अब हम पढ़ेंगे तीसरे नंबर पे चित्रकूट। चित्रकूट किस नदी के तट पर है? मंदाकिनी नदी के तट पर, मंदाकिनी नदी के तट पर चित्रकूट, मंदाकिनी नदी के तट पर। 2009 में पवित्र नगर घोषित किया गया है। अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना। कौन थे अब्दुल रहीम खान खाना? जिसने इतिहास पढ़ा होगा उसको पता होगा। अकबर के 9 रत्नों में से, अब अकबर के 9 रत्नों में से एक। इनका नाम क्या था? रहीम, अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम। खान खाना इनकी उपाधि थी, इनका पद था खान खाना। मतलब जो राज परिवार के लोगों की व्यवस्था करना, खान खाना का काम होता था। ठीक है, तो खान खाना इनका पद था। ये किसका पुत्र था? बैरम खान का पुत्र था, बैरम खान का पुत्र था। और अकबर साहब इस बात को जानते थे कि जब वो मात्र 13 वर्ष की आयु में दिल्ली की गद्दी पर बैठे, 1542 में इनका जन्म हुआ था और 1556 में ये दिल्ली की गद्दी पर बैठे, मुगल शासक ये बन गए। 56 में इनका युद्ध भी हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध हिमू विक्रमादित्य के साथ में। हुमायूं जो दर दर की ठोकरें खा रहे थे, भटक रहे थे इधर उधर, और उन्होंने दिल्ली की गद्दी पुनः वापस प्राप्त की थी। तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? बैरम खान की थी। 1556 से लेकर 1560 तक, 1556 से लेकर 1560 तक बैरम खान जो थे अकबर के संरक्षक के रूप में शासन कर रहे थे। पूरी नीतियां वही निर्धारित करते थे। लेकिन जब 1560 से 1562 का जो काल है, इसे बोलते हैं पेटीकोट शासन। क्या बोलते हैं? पेटीकोट शासन। क्या होता है पेटीकोट शासन? शब्द ही खुद बता रहा है, शब्द खुद बता रहा है पेटीकोट शासन। पेटीकोट महिलाओं का वस्त्र है ये। तो जब शासन पर महिलाओं का आधिपत्य हो, जो भी नीति निर्धारित कर रहा हो वो किचन से जा रही हो, किचन में बन रही हो, तो उसे क्या बोलते हैं? पेटीकोट शासन। उसे क्या बोलते हैं? पेटीकोट शासन। तो जैसे महामंगा, जीजी अनगा, ये 3-4 जो अकबर के घर की महिलाएं थी, उनका शासन के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव हो गया और उन्होंने बैरम खान के विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू कर दी। बैरम खान के विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू कर दी। कई बार होता भी था कि बैरम खान को निर्णय ले लेते थे और उसके बाद में अकबर को बताते थे। तो अकबर को भी ऐसा लगने लग गया कि नहीं, अब मैं बड़ा हो गया हूं, अपने निर्णय स्वयं ले सकता हूं। तो उनके सामने 3 ऑप्शन रखे उसके सामने, बैरम खान के आगे, कि तुम ये पद ग्रहण कर लो या मक्का की यात्रा पे चल जाओ। अब जो सबसे बड़े पद पे रहा हो, वकील के रूप में रहा हो, सम्राट से बड़ी भूमिका जिसने निभाई हो, अब वो कहीं किसी राज्य का सूबेदार बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। तो उसने बोला कि मैं मक्का की यात्रा करने के लिए चला गया। और जब वो जा रहे थे तो रास्ते में उसकी हत्या कर दी। किसने की थी? बैरम खान की हत्या किसने की थी? कोई बता सकता है?
बोलो अमरदीप। बैरम खान की हत्या किसने? हाँ बोलिए। जयंत कुमार, उसमें ढूंढो। गुजरात के पास पाटन में, ये तो थी पाटन में, लेकिन किसने की थी नहीं पता। गुजरात के पास पाटन में, अच्छा सा नाम है, अच्छा सा नाम है, और ये एग्जाम में पूछा जाता है। बैरम खान की हत्या किसने की थी? और वो भी बदले की भावना से की थी, क्योंकि बैरम खान ने किसी युद्ध में उसके पिता की हत्या कर दी थी। याद आया किसी को? मुबारक खान। शेख मुबारक, मुबारक खान, मुबारक खान, बिल्कुल सही, मुबारक खान। उसके मतलब अपने पिता का बदला लेने के लिए उसने हत्या की थी। याद रखना है बराबर। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जब हम बैरम खान को पढ़ेंगे, अकबर को पढ़ेंगे, तब डिटेल में पढ़ेंगे। अब अकबर ने क्या किया, उनकी जो विधवा थी उससे विवाह किया। बैरम खान की जो विधवा थी उससे विवाह किया, और उनका जो पुत्र था, बैरम खान का जो पुत्र था अब्दुल रहीम, उसका पालन पोषण भी किया और उसको बड़ा पद दिया, खान खाना की उपाधि उसे दी गई थी। क्लियर? अब्दुल रहीम खान खाना। तो चित्रकूट में क्या है? अब्दुल रहीम खान खाना की कर्मभूमि चित्रकूट रही है, चित्रकूट रही है। रामचरितमानस की रचना किस समय हुई है? कोई बता सकता है क्या? रामचरितमानस की रचना, हिंदी भाषा का स्वर्णकाल किसे कहते हैं? अकबर के काल को कहते हैं, मुगल काल को कहते हैं। हिंदी भाषा का स्वर्णकाल अकबर के काल को कहते हैं। और उस समय थे तुलसीदास, और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की जो रचना की है, रामायण की बात नहीं कर रहा, रामायण तो वाल्मीकि जी ने लिखी है, बहुत पहले लिखी थी, लेकिन रामचरितमानस जो लिखा है वो तुलसीदास जी ने लिखा है और अकबर के समय में लिखा है, और यहीं बैठ के लिखा है। कहां पर? चित्रकूट में। इसलिए तो बोलते हैं ना, चित्रकूट के घाट पर हुई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तो क्या लिखा आपने? तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की और अकबर के समय में की थी, चित्रकूट में ही की थी। ऐसे सरल से क्वेश्चन बन जाते हैं, बड़ा कठिन हो जाता है हमारे लिए। चित्रकूट में सती अनुसुईया आश्रम, सती अनुसुईया आश्रम, सती अनुसुईया आश्रम, भरतकूट, 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 हनुमान धारा, जानकी कुंड जिसे सीता कुंड भी कहते हैं, सती अनुसुईया आश्रम, सती अनुसुईया आश्रम, रामघाट लिख लिया क्या? रामघाट, रामघाट दो जगह है, कहां पे है? एक उज्जैन में है रामघाट, उज्जैन में, और दूसरा कहां पर? चित्रकूट में। याद रखना, कंफ्यूज हो जाते हैं। गुप्त गोदावरी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। गुप्त गोदावरी कहां पर? चित्रकूट। गुप्त गोदावरी, गुप्त गोदावरी। अब हम बात करेंगे ओमकारेश्वर। जयंत कुमार जी ने पहले याद दिला दिया था हमें। ओमकारेश्वर, ओम है ना, ओम,
ओमकारेश्वर की बात कर रहे हैं हम। ओमकारेश्वर, देखो मैंने ओम लिखा है, जबकि इसको अलग अलग तरीके से हमें लिखा हुआ मिलेगा। ओमकारेश्वर, ओम की आकृति होने के कारण, सीधी सी बात है, ओम जो बनता है ना, उसकी आकृति होने के कारण इसे ओमकारेश्वर इसका नाम दिया हुआ है। ओमकारेश्वर किस जिले में है ये? खंडवा जिले में, नर्मदा नदी के तट पर, खंडवा जिले में। मध्य प्रदेश में स्थित दूसरा ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर के रूप में, ममलेश्वर के रूप में, ममलेश्वर के रूप में। हाँ जी बोलिए, हाँ बोलिए। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? ओमकारेश्वर की। और फिर है महेश्वर। महेश्वर खरगोन जिले में आएगा और ओमकारेश्वर खंडवा जिले में आएगा। और किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या इसके विषय में? और कोई कुछ बोलना चाह रहा है क्या? हाँ, ओमकारेश्वर खंडवा जिले में, महेश्वर खरगोन जिले में। वहीं कुछ ही दूरी पर मंडलेश्वर है, वो खरगोन में आएगा, लेकिन जो ओमकारेश्वर है वो खंडवा जिले में। ज्यादा यदि हमें दिक्कत हो रही तो हम कल इसे और देख लेंगे। चलो जल्दी उठो, मैप देखो। किसकी बात कर रहे हैं हम? ओमकारेश्वर, दूसरा ज्योतिर्लिंग। किस नाम से जाना जाता है इसे? ममलेश्वर, ममलेश्वर के रूप में जाना जाता है। 108 फीट ऊंची, 108 फीट ऊंची, 108 फीट ऊंची, 108 फीट ऊंची आदि शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित की गई है। 108 फीट ऊंची शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित की गई है। दो नदियों के संगम पर स्थित है, दो नदियों के संगम पर स्थित है। इसमें चेक करो, नेक्स्ट पे करो। अब यहां पर क्या है? दो नदियां हैं, एक नर्मदा नदी और दूसरी उसकी सहायक नदी है कावेरी नदी, कावेरी नदी। और ये बीच में एक टापू बना हुआ है, ठीक है। नर्मदा नदी के एक साइड में खंडवा है और नर्मदा नदी की दूसरी साइड में वो बाउंड्री बनती है, विभाजन वाली बाउंड्री बनती है, और दूसरी साइड में क्या होता है? खरगोन। यदि हम मैप में यदि इसे देखेंगे तो ये हमें कहाँ दिखेगा? एकदम बाउंड्री पर दिखता है, खंडवा और खरगोन की बाउंड्री पर दिखता है मैप में। लेकिन ये वास्तव में प्रशासनिक दृष्टिकोण से कहां पर होगा? ये खंडवा जिले में, प्रशासनिक दृष्टिकोण से खंडवा जिले में। दो नदियां पूछ लिया जाएगा, कौन सी नदी है यहाँ पर? तो पहली नर्मदा और दूसरी कावेरी। नर्मदा और कावेरी, नर्मदा और कावेरी। तो नर्मदा और उसकी सहायक नदी कावेरी,
नदी के संगम पर स्थित है। प्राचीन समय में क्या बोलते थे इसे? मानधाता। प्राचीन समय में इसे मानधाता मानधाता कहा जाता था। इसे मानधाता संगम भी कहते हैं। मानधाता संगम भी कहते हैं। क्या क्या है यहाँ पर यदि हम देखें दर्शनीय स्थलों में, तो नर्मदा घाट 24 अवतार, 24 अवतार, सिद्धनाथ मंदिर, सिद्धनाथ मंदिर, मार्कंडेय आश्रम, मार्कंडेय आश्रम, ममलेश्वर महादेव मंदिर, ममलेश्वर महादेव मंदिर आदि दर्शनीय स्थल प्रमुख है। दर्शनीय स्थल प्रमुख है। क्लियर हो गया? ओमकारेश्वर की बात कर रहे हैं। खंडवा जिले में नर्मदा नदी के तट पर सहायक नदी कौन सी बताई? कावेरी। यह मध्य प्रदेश का दूसरा ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर के नाम से इसे जाना जाता है। ममलेश्वर के नाम से इसे जाना जाता है। अब हम पढ़ेंगे महेश्वर। महेश्वर क्या संधि विच्छेद होता है इसका? महाधन ईश्वर। महेश्वर किसने नाम दिया है? जैसे रामेश्वर भगवान श्री राम ने दिया है। तो महेश्वर खरगोन जिले में नर्मदा नदी के तट पर, खरगोन जिले में, खरगोन जिले में नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट। पढ़ा अपन ने अहिल्याबाई के बारे में पढ़ा। अहिल्याबाई होलकर बची, होलकर, अहिल्याबाई होलकर, मराठा। और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? महेश्वर को बनाई, महेश्वर को बनाई थी। प्राचीन समय में इसे क्या बोलते थे? माहिष्मती, माहिष्मती, माहिष्मती। खंडवा को मानधाता या ओमकारेश्वर को मानधाता और महेश्वर को माहिष्मती, माहिष्मती कहा जाता था। गुप्त काशी भी इसी को कहते हैं। गुप्त गोदावरी कहां पर? चित्रकूट। और गुप्त काशी कहां पर? महेश्वर। गुप्त काशी भी कहा जाता है। किसने की थी स्थापना इस नगर की? रानी अहिल्याबाई, अहिल्याबाई होलकर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। क्या क्या है यहां पर महेश्वर में? नर्मदा नदी पर एक जलप्रपात, कहानी भी सुनाई थी मैंने, सहस्त्रबाहु अर्जुन। इन्होंने क्या किया था? नदी के जल को रोकने का प्रयास किया था। दंत कथाओं में है ये। इस कारण नर्मदा जी वहां पर विभिन्न धाराओं में विभक्त हो गई है और इसे क्या बोलते हैं? सहस्त्रधारा जलप्रपात। तो ओमकारेश्वर में है सहस्त्रधारा जलप्रपात। सहस्त्रधारा जलप्रपात, अहिल्या घाट, अहिल्या घाट, अहिल्याबाई संग्रहालय, अहिल्याबाई संग्रहालय, विठाजी की छतरी, विठाजी की छतरी, राजराजेश्वर शिवालय,
एक विशेष रूप से साड़ी जो बनती है, माहेश्वरी साड़ी, ये यहीं का ब्रांड है, माहेश्वरी साड़ी। राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है इस उद्योग को। अब हम बात करते हैं, माहेश्वर क्लियर हो गया एकदम, किस जिले में है? खरगोन जिले में। किस नदी के तट पर? नर्मदा नदी के तट पर। स्थापना किसने की? अहिल्याबाई होलकर ने की थी। लगभग इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे। और एक वो सहस्त्रधारा जल। अब हम बात करते हैं मैहर की बात करते हैं। मैहर ये किससे जुड़ा हुआ शहर है? मैहर उस्ताद अलाउद्दीन और दूसरा आला उदय। दो, उस्ताद अलाउद्दीन और आला उदय। ऐसा बोलते हैं कि अभी भी कोई रात होती है जिसमें आला जो है वहां पर आते हैं, ऐसा बोला जाता है इस्लाम में। देखेंगे तो बड़ी कहानियां जो है इससे जुड़ी हुई है। तो मैहर की बात कर रहे हैं, सतना जिले में 40 किलोमीटर दूर शारदा का मंदिर, मां शारदा का मंदिर, मां शारदा का मंदिर। कैमूर श्रेणी की त्रिकुटा पर्वत पर स्थित। कैमूर श्रेणी की त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। कितनी सीढ़ियां हैं यहां पर? नहीं पता, आपको भी नहीं पता। 1500। ये बोला जाता होगा, लिखना नहीं है, लिखना नहीं। बिल्कुल सही, मैडम ने एकदम सही बोला है। लेकिन जो ऐसा बोला जाता है ना, वो लगभग में होता है। ऑप्शन में दिया रहेगा 1507, 1520, 1540, तो फिर बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, वह कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए हम इसका ऑथेंटिक डाटा लिखेंगे। मंदिर पर चढ़ने के लिए 1063 सीढ़ियां बनाई गई है। 1063 सीढ़ियां बनाई गई है। मैहर संगीतकार अलाउद्दीन खान की कर्मभूमि रहा है। अलाउद्दीन खान की कर्मभूमि रहा है। किस नाम से जाना जाता है इसे? संगीत की नगरी। संगीत की नगरी के नाम से जाना जाता है। संगीत की नगरी के नाम से जाना जाता है। आला उदल अखाड़ा व आला उदल अखाड़ा व गोल मठ का मंदिर स्थित है। गोल मठ का मंदिर स्थित है। गोल मठ का मंदिर स्थित है। क्लियर हो गया? मैहर सतना जिले में, सतना से 40 किलोमीटर दूर। किस पहाड़ी पर है? कैमूर श्रेणी के त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। याद रखना बराबर। कितनी सीढ़ियां हैं? शारदा माता का मंदिर है और 1063 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाना होता है। क्लियर एकदम? अब हम पढ़ेंगे उज्जैन। उसको वैसे सबसे पहले पढ़ना था। जयंत जी गुस्सा हो रहे होंगे मेरे पे, हमने सबसे पहले इसी का नाम बताया था, उज्जैन का सबके बाद में पढ़ा रहे थे। उज्जैन की बात कर रहे हैं। उज्जैन क्या बताना कह रहा है इसके बारे में? हमें सब पता है, हमें सब पता है। किस नदी के तट पर है ये?
क्षिप्रा नदी के तट पर, क्षिप्रा नदी के तट पर, क्षिप्रा नदी के तट पर। प्राचीन नाम क्या था इसका? प्राचीन नाम हाँ? अवंती तो प्रदेश का नाम था ना, कि उज्जैन का नाम था। अवंतिका बोल सकते हैं, अवंतिका राजधानी थी। है? तो इसका प्राचीन नाम यदि देखें हम, अच्युत गामिनी, अच्युत गामिनी, नाभिदेश, नाभिदेश, भोगवती, भोगवती, हिरण्यवती, उज्जैनी, उज्जैनी क्या बोलते थे इसे? उज्जैनी। प्राचीन समय में अवंतिका, ये इसके नाम, उज्जैनी। ठीक, जो जितने भी ज्योतिर्लिंग है, दो मध्य प्रदेश में, टोटल कितने ज्योतिर्लिंग है? 12। तो एक मात्र ज्योतिर्लिंग जो दक्षिण मुखी है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एक मात्र ज्योतिर्लिंग जो दक्षिण मुखी, दक्षिण मुखी। भारत में कितने स्थान है जहां कुंभ का मेला लगता है? 4 स्थान पर कुंभ का मेला लगता है। बिल्कुल सही, 4 स्थान पर। और उसमें से एक उज्जैन है, जहां प्रत्येक 12 वर्ष के बाद में कुंभ का मेला लगता है। उज्जैन में 12 वर्ष में सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन होता है। सिंहस्थ क्यों बोलते हैं? उज्जैन का जो कुंभ होता है, ऐसे कुछ राशि में जो सूर्य है वो कुंभ राशि में प्रवेश करता है, और तभी यहाँ पर ये मेला लगता है कुंभ, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? सिंहस्थ कुंभ मेला। मंदिरों व मेलों का शहर कहते हैं इसे। उज्जैन को मंदिरों व मेलों का शहर कहते हैं। एक बार यही क्वेश्चन बन गया था, मेलों का शहर किसे कहते हैं? और अमरदीप जैसा आदमी फेल हो गया था उसमें, बोले उसे तो मंदिरों का शहर कहते हैं, तो मेलों का शहर तो बोलते हैं कि प्रभात पट्टन को बोलते हैं, क्योंकि तभी तो मैं जाता हूँ बोले वहां बार बार, हर 4 महीने में। ठीक है, तो मंदिरों व मेलों का शहर कहते हैं। पवित्र नगर है ये। ऐसा कहा जाता है कि, ऐसा कहा जाता है कि उज्जैन शहर घूमने से, उज्जैन शहर घूमने से 7 सागर, 9 नारायण, 9 नारायण और 84 महादेव की परिक्रमा पूरी हो जाती है। 84 महादेव की परिक्रमा पूरी हो जाती है। क्या क्या है यहां पर? गंगा घाट, रामघाट, जंतर मंतर, संदीपनी आश्रम। संदीपनी किसके गुरु थे ये? कृष्ण बलराम के गुरु संदीपनी। संदीपनी आश्रम, गोपाल मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, गढ़कालिका मंदिर, चिंतामन मंदिर, हरसिद्धि माता का मंदिर, हरसिद्धि माता का मंदिर,
नवग्रह मंदिर, काल भैरव का मंदिर, डोम वाला वेधशाला, डोम वाला वेधशाला यहाँ स्थित है, यहाँ स्थित है। जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जो बात करते हैं या सिंहासन बत्तीसी वाली जो कहानियां पढ़ते हैं हम, या फिर एक कौन था वो जो पीठ पे बैठते थे, बेताल, बेताल पच्चीसी की जो बात करते हैं, तो ये पूरा का पूरा कहां से जुड़ा हुआ है? उज्जैन से ही जुड़ा हुआ है। और डिटेल में पढ़ेंगे हम। कल हमारा जो मुख्य टॉपिक होगा वो पर्यटन से संबंधित होगा, लेकिन प्राकृतिक पर्यटन होगा, और कुछ यदि धार्मिक पर्यटन स्थल भी छूटे हुए हैं तो उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे, जैसे भोजपुर वगैरह कुछ छूटा हुआ है तो उसको भी हम कल पढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सार्थक पहल के साथ बने रहने के लिए।